बीपीएससी के चेयरमैन परमार साहब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मुश्किलें कैसे बढ़ रही है कि अब कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। पहले विद्यार्थी मोर्चा खोल ही रखे थे, प्रशांत किशोर मोर्चा खोल ही रखे थे, आरजेडी मोर्चा खोल रखी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी मोर्चा खोल दिया है। क्या मोर्चा खोला है? मोर्चा ये खोला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया है कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए बीपीएससी चेयरमैन, उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे आया? 21 जनवरी 2025 को एक ब्रजेश सिंह है, उन्होंने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने फाइल किया पीआईएल, और उस पीआईएल में यही कहा कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है बीपीएससी चेयरमैन के रूप में वो गड़बड़ हुआ है। क्यों गड़बड़ हुआ है पूरा स्टोरी बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि 21 जनवरी को ये पीआईएल करते हैं, लेकिन 6 जनवरी 2025 को न्यूज़ हंटर पर हमने एक स्टोरी ब्रेक किया था इन्हीं बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार जी के ऊपर। उसमें हमने कहा था कि इनके ऊपर फ्रॉड का केस है। हमने पूरा केस नंबर दिया था, केस का थोड़ा सा डिटेल दिया था, हमने थोड़ा ही डिटेल दिया था, हमारे पास डॉक्यूमेंट सारा था, लेकिन हमने डिटेल थोड़ा ही दिया। हमें नहीं लगा कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इसमें कल इंटरफेयर की है तब हमें लग गया कि अब ये मामला बड़ा होने वाला है। हालांकि हमें बीच में बहुत कुछ अंदेशा लगा था, जब ये कुछ चीज़ें ऐसे हुई थी, जैसे कि इस स्टोरी को ब्रेक करने के बाद बिहार के, मैं कह सकता हूँ, टॉप लेवल के जो जेडीयू के लीडर हैं या जो टॉप लेवल के बिहार में लीडर हैं, वहाँ से हमारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया है कि हमारे पास क्या एविडेंस है परमार के पास, हमने किस बेसिस पे ये स्टोरी बनाया है। ये हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन अलग अलग स्तर से किया गया है, चाहे नेताओं के द्वारा भी किया गया और जर्नलिस्ट के द्वारा भी किया गया इन्वेस्टिगेशन। तब हमें लगा कि इतना भी क्या इस स्टोरी में इतना बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ है। और व्यू भी नहीं गया उस वीडियो का, 8000 व्यू गया है, आज भी वो वीडियो चल रहा है, 8000 व्यू गया। और उसमें नोटिस करने वाली दूसरी चीज़ ये भी थी कि उस वीडियो के अंदर अभी तक 1700 एक्सटर्नल शेयर हो चुका है। 1700 एक्सटर्नली शेयर हुआ, यानी कि लोगों ने 1700 लोगों ने उसको शेयर किया अलग अलग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अलग अलग जगहों पे, जो कि हमारे लिए स्टनिंग था, क्योंकि नॉर्मली हमारा शेयर मैक्सिमम 50, 60, 70, 100, 150 ज़्यादा नहीं जाता है, और उसमें व्यू चाहे जितना भी जाए, लोग 100 शेयर होने के बाद भी हमारा व्यू 10,000, 15,000, 20,000 तक ही जाकर के अटक जाता है। बहुत ज़्यादा जाएगा तो 1,500, 2,000 जब हमारा व्यू जाता है तो वो जो वीडियो है वो 1 लाख, 1.5 लाख तक हमारा व्यू जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं, इसमें 8,000 ही व्यू गया है। तो वो भी हमारे लिए सोचने वाला था कि आखिर ये इतना शेयर होने पर जा क्यों नहीं रहा है, और इतना शेयर कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, इसमें क्या ऐसा स्टोरी है। तब थोड़ा सा ठनका था, और बाकी वो था। तो वो एक मामला था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। पिछला वीडियो में भी आप जाकर के उसका देख लीजिएगा, उसका भी लिंक हम दे देंगे इसमें। लेकिन आज हम आपको पूरा डिटेल में ये पूरा वीडियो बताएंगे सिर्फ परमार साहब के, क्योंकि पिछले वाले में हमने आपको 3 और आईएएस अधिकारियों को बताया था जो कि उसी केस में इन्वॉल्व है। बीपीएससी के चेयरमैन नहीं है वो, लेकिन उस स्कैम में, जिस स्कैम में इनका नाम आया है परमार साहब का, उसमें वो भी इन्वॉल्व है। आज हम सिर्फ आपको यही बताएंगे इनके बारे में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिर्फ जो ब्रजेश सिंह है उनको सिर्फ इस बात के लिए लताड़ लगाई है, लताड़ नहीं कह सकते, उनको सिर्फ बोला गया है कि आप वकील हैं, वकील होकर के क्यों पीआईएल कर रहे हैं। और इसमें बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड ढंग से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें एक एमिकस अपॉइंट कर दिया है वंशजा शुक्ला को। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वकील रह चुकी हैं ये, एक्टिविस्ट हैं ये, फेमिनिस्ट है ये, और बड़ा नाम वकीलों में जाना जाता है दिल्ली के अंदर। और ये बहुत रेयर होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअली एमिकस ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी व्यक्ति को, किसी संस्थान को, किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए जब अपॉइंट करती है तो वो एमिकस होता है। इनको अलग से सरकार पैसे देती है। तो ये इसमें अपॉइंट हुआ, जो कि बड़ा अजीब सा बात है। अब ब्रजेश सिंह ने जो आरोप लगाया इनके ऊपर, उसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। ब्रजेश सिंह ने आरोप लगाया इनके ऊपर कि इनका बीपीएससी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट होना ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि 316 धारा 316 के तहत कोई भी सरकार किसी भी आईएएस अधिकारी को, किसी भी अधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी किसी भी जगह का चेयरमैन या कोई भी पद नहीं तब तक दे सकती है जब तक कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी केस किसी भी कोर्ट में चल ना रहा हो, कहीं पे भी उसका नाम ना हो कोर्ट में, जो कि अभी भी पेंडिंग हो। या तो सजा मिल गया तब भी नहीं दे सकते हैं, और पेंडिंग हो तब भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अपने वीडियो में बताया था कि इनके ऊपर केस ऑलरेडी चल रहा है, और वो केस का पूरा नंबर भी है। आप भी चाहें तो आप जाइए हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, या पटना के जो भी वकील है थोड़ा जानते हैं कोर्ट का डिटेल कैसे निकलता है, आप उस कोर्ट के डिटेल में जाइए
विजिलेंस डिपार्टमेंट का थाना जाइए। ऐसे क्या होता है कि अलग अलग जिले का अलग अलग थाना आपको डालना पड़ता है किस थाने का केस है। आपको इसमें विजिलेंस का थाना, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया था, तो विजिलेंस का डिपार्टमेंट डालिए, विजिलेंस का जो है वो कोर्ट डालिए। विजिलेंस कोर्ट के अंदर आप जब जाइएगा तो उसमें केस नंबर 81 डालिए और ईयर डालिए 2017, आपको सारा केस आ जाएगा। उस केस का सबसे स्टनिंग पार्ट ये है कि उस केस में अगर आप जाइएगा तो देखिएगा, तो जैसे ही टाइप कीजिएगा और देखिएगा तो 15 अलग अलग इसके अंदर केस क्लब किया हुआ है और सबका हियरिंग अलग अलग हुआ है, जिसमें से 15 में से 14 को डिस्पोज कर चुका है और एक जो केस है वो अभी भी चल रहा है। अभी 2014 में उसमें बेल दिया गया है उनको, हालांकि उसी व्यक्ति को 2023 में बेल नहीं देती है कोर्ट और 24 में उसको बेल दे देती है। इस आधार, और आधार क्या बनाया जाता है, आधार ये बनाया जाता है कि और भी लोगों को बेल मिल चुका है इसलिए इनको भी मिल जाना चाहिए। ये आधार नहीं बनाया जाता है कि इस केस में मेरिट है या नहीं है। तो वो एक मामला है। अब उन केसेस 15 अलग अलग केसेस हैं जिसमें कि 3 IAS अधिकारियों का भी नाम है। उसके अंदर जो जिस कंपनी के साथ इस फ्रॉड में जिस कंपनी के साथ वो केस वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसके लोग हैं, कंपनी है, ये सब लोग उसके 15 लोग हैं। 15 अलग अलग केसेस जो चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल होता है कि नॉर्मली जब कोई भी एक ही मामले में 2 अलग अलग केस होते हैं, 4 अलग अलग केस होते हैं, 100 अलग अलग केस होते हैं, तो खास करके हाईकोर्ट जो है वो सारे केस को क्लब कर देती है। जैसे कि आपका कास्ट सेंसस के ऊपर हुआ था, लगभग दर्जनों केस को एक साथ PIL को एक साथ क्लब कर दिया गया। अभी BPSC का चल रहा है तो प्रशांत किशोर अलग कर रहे हैं और स्टूडेंट लोग अलग कर रहे हैं, उसको भी क्लब कर दिया जाता है। तो हर जगह ये होता है कि जब सिमिलर केस होता है, अलग अलग लोग उसके अभियुक्त या अलग अलग लोग पिटिशनर होते हैं, तो उन सब केस को एक साथ कर दिया जाता है। लेकिन इसमें इस केस को एक साथ नहीं किया गया। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। वो इसलिए ऐसा किया गया ताकि केस को डिले किया जाए। जितना ज़्यादा देर होगा, जस्टिस डिनाई जस्टिस का जो आप मामला सुनते ही हैं, तो वो इसलिए किया गया। अब इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात यह है कि इसमें इस पूरे केस में परमार साहब का जो है, रवि परमार जो BPSC के चेयरमैन है, उनका अलग से कोई केस नहीं बना है। लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेशन में विजिलेंस डिपार्टमेंट अप्रैल 2019 में ही बोल चुकी है कि परमार साहब के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस है और बिहार सरकार से परमिशन मांगी है इनको प्रोसिक्यूट करने का। बिहार सरकार ने आज तक परमिशन नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा शॉकिंग चीज़ है कि आखिर परमिशन क्यों नहीं दिया है। लेकिन परमिशन नहीं दिया है। 15 में से 4 केसेस में इनका नाम साफ साफ लिखा हुआ है हियरिंग के दौरान। इसमें उसी के अंदर, उसी हियरिंग के अंदर ही हमने वहीं से निकाला था वो इन्फॉर्मेशन। उसी हियरिंग के अंदर परमार साहब का नाम भी लिखा हुआ और ये भी लिखा हुआ है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट इनके खिलाफ सारा एविडेंस इकट्ठा कर चुकी है, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। अब सरकार परमिशन नहीं दे रही तो उसका क्या उपाय हो सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। और क्यों नहीं हुआ इनके साथ उपाय, पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि इस केस के अंदर क्यों परमार साहब को इतना प्रिविलेज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले जो है वो इस तरह का नहीं हुआ है मामला जिसमें कि सरकार ने अड़ंगा लगाया और सरकार ने परमिशन नहीं दिया हो। उदाहरण के तौर पे यही BPSC, इसी BPSC के चेयरमैन हुआ करते थे लक्ष्मी राय, जो कि राबड़ी देवी के कार्यकाल में हुआ करते थे। लक्ष्मी राय 1996 में जब इंजीनियरिंग भर्ती घोटाला हुआ था तो उसमें ये BPSC के चेयरमैन हुआ करते थे और उस केस के अंदर लक्ष्मी राय के खिलाफ CBI ने चार्जशीट किया साल 2000 में। लेकिन बिहार सरकार ने, उस समय राबड़ी सरकार ने इनको CBI को परमिशन देने से मना कर दिया कि इसको परमिशन नहीं देंगे एक प्रोसिक्यूट करने का। लेकिन चूंकि लक्ष्मी राय, उस समय इसका सोल्यूशन इसलिए निकल गया था क्योंकि लक्ष्मी राय अपने कार्यकाल के समय, जिस समय ये घोटाला हुआ था या घोटाला का लंबा दौर चला था, उस समय रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के ये चेयरमैन हुआ करते थे, ये प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो प्रिंसिपल होते थे तो प्रिंसिपल उसके, और चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज वो भी है, वहाँ पे भी घपला हुआ था, वहाँ पे भी मंत्री वगैरह के बेटियों को, वहाँ पे बेटों को वहाँ पे एडमिशन दिया गया था। तो इस आधार पे झारखंड सरकार ने परमिशन दे दिया कि इनको एग्जीक्यूट कीजिए, इनको प्रोसिक्यूट कीजिए। बिहार सरकार ने परमिशन नहीं दिया था राबड़ी सरकार ने। लेकिन यहाँ पे चूंकि अब कोई दे नहीं सकता है, बिहार सरकार अभी एक ही सरकार है, जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे, जब तक सरकार नहीं बदलेगी, इनको प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। और ये तो एक है, इसके साथ साथ और भी इनके 2 साथी हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, जो कि कितने करीब है JDU से और कितने करीब है सत्ता पक्ष से, इसका आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसी केस में जिनका नाम आता है KP रमैया, दलित है, KP रमैया है, और इसका आप अंदाजा इसी से लगाइए कितने करीब है ये सत्ता के साथ कि 2014 का लोकसभा चुनाव जब नीतीश कुमार अलग से चुनाव लड़ रहे थे, ना NDA में थे ना महागठबंधन में थे, तब
सासाराम लोकसभा क्षेत्र से इनको जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो हार गए थे चुनाव, लगभग सब जगह हारे थे, सारे के सारे लगभग हारे थे, 2 सीट छोड़ करके ये भी हारे थे। लेकिन हारने के बाद इनको पुरस्कार दिया गया था हारने का, लैंड ट्राइब्यूनल का इनको चेयरमैन बना दिया गया था। इसके अलावा एक और है एसएम राजू, एसएम राजू का भी इसमें नाम है, मेन कल्प्रिट है इसमें एसएम राजू। हालांकि बेल उनको मिल गया है, लेकिन एसएम राजू जो है जब कर्नाटक में ये जाते हैं प्रोविजन पे, आईएएस को होता है कि आप 3 साल के लिए 5 साल के लिए बाहर जा सकते हैं किसी दूसरे स्टेट में, तो किसी दूसरे कैडर में जाकर के ले सकते हैं। जब ये कर्नाटक में थे तो इनके खिलाफ केस चला था, इनको जो है वो सजा मिली थी, 6 महीना ये जेल रह करके आए हैं। और वो आकर के बिहार के अंदर चौड़ाई लेकर के रह रहे हैं और इनको पता था कि इस केस में फंसने वाले हैं, इसीलिए ये वीआरएस ले लेते हैं, यानी कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं। और प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी स्कैम के दौरान प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं और रिटायरमेंट लेने के 2 दिन पहले ये लगभग 2.5 लाख रुपए का चेक जो है वो क्लियर करते हैं उस कंपनी को, जो कंपनी इसमें पूरा इन्वॉल्व है इस पूरे स्कैम में। अब आ जाइए इस केस के सब्जेक्ट के ऊपर। शॉर्ट में पहले ये समझ लीजिए कि ये केस पूरा है क्या। केस पूरा ये है, आप इसका अंदाजा बस इसी से लगाइए, लगभग 12-14 करोड़ का इसमें घपला किया गया है। 3 आईएएस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, उसके अलावा कंपनी इन्वॉल्व है इसमें, कंपनी के जो वो है ऑफिशियल्स है वो इसमें इन्वॉल्व है। यही लोग इसमें केस किए जो 15 केस में आपको बता रहा हूँ। मेनली इसमें क्या है, किस तरह का स्कीम है ये महादलितों के लिए स्पेशली स्कीम है। बिहार महादलित विकास मिशन के अंडर में आता है। उसके अलावा फिर जैसे दशरथ मांझी जो कौशल विकास योजना है वो इसके अंदर आता है। छात्रों के लिए ट्रेनिंग का, पर इसमें मेनली ट्रेनिंग का प्रोविज़न है। उस ट्रेनिंग के दौरान लोगों का एग्जाम होगा, उसका प्रोविज़न है। उसमें लोगों को जो ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं उनको बैग, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें दी जाएगी, कॉपी, कपड़ा, ये सब कुछ जो होता है वो सब दिया जाता है। हॉस्टल इसमें है, कम्युनिटी रेडियो का बनाने का प्रोग्राम इसमें है। तो बहुत तरह का दलित सेंट्रिक, महादलित सेंट्रिक बहुत सारे एम्पावरमेंट के बहुत सारे ट्रेनिंग के इसमें प्रोग्राम थे। तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइवेट कंपनी का हेल्प लिया गया और उस प्राइवेट कंपनी का नाम था IIM। और उस IIM का बिहार महादलित विकास निगम के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसी समय बिहार महादलित विकास जो मिशन है इसके CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे वो अलग अलग लोग रहे। एसएम राजू भी रहे हैं, उसके बाद फिर परमार साहब भी रहे हैं 2013 के आसपास। और ये पूरा मामला खेल चलता है 2011 से लेकर के 2014 तक। अब उसको भी आप एक एक करके हम आपको समझा देते हैं कि मामला कैसे बढ़ता है ये पूरा का पूरा। 30 नवंबर 2013 को एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है IIM और बिहार महादलित विकास निगम के बीच में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इन 3 कॉन्ट्रैक्टों में बेसिकली ये है तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए, 2011 से ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली नाम आ रहा है परमार साहब का। इसलिए हम आपको आज सिर्फ वो केस बता रहे हैं जिसमें परमार साहब का, वो 4 केसेस में परमार साहब का जो नाम आ रहा है उसका हम बता रहे हैं डिटेल। और उसका आपको केस नंबर भी चाहे तो हम आपको वो भी दे देंगे, स्क्रीन पे फ्लैश कर देते हैं, आप खुद देख लीजिए। ये केस नंबर है इसका। इस केस नंबर में 30 नवंबर 2013 को ये किया जाता है ऑक्शन, बिना ऑक्शन वगैरह के इसको IIM को दे दिया जाता है। इसमें होता क्या है, दशरथ मांझी कौशल विकास निगम को लेकर के MS ऑफिस, जिसके होता है ना कंप्यूटर सिखाना, ये कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए ये स्कीम बनाया गया। स्कीम क्या था कि 9120 लोगों को ट्रेनिंग देगी ये IIM, और वो एक ट्रेनिंग के ऊपर सरकार उनको पेमेंट करेगी 1800 रुपये। और इस समय SM राजू हैं, ठीक है, इस समय भी परमार साहब नहीं है। एक ट्रेनिंग के ऊपर 1800 रुपये खर्च करेगी सरकार, यानी कि टोटल हो गया इस पे खर्चा जो होना था। उसके अलावा जो है वो ट्रेनिंग के अलावा एग्ज़ाम लेगी, एग्ज़ाम के अलावा ट्रेनिंग के दौरान जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो इसके ट्रेनिंग करने वाले को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा, किताब वगैरह हो गया, इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गया। तो इसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया वो 1,64,16,00,000 रुपये का किया गया। बाद में इनके जाने के बाद परमार साहब आ जाते हैं इसमें ऑफिस संभालने के लिए। परमार साहब जो है वो CEO बन जाते हैं 18/2/2013 को। तो 18/2/2000 को ही बन जाते हैं। स्टार्ट होता है ये पूरा ऑक्शनिंग SM राजू के टाइम पे, एग्जीक्यूट होता है 30 अगस्त को, 30 नवंबर को, और 18 फरवरी को
बन चुके होते हैं सीईओ। कौन? नए वाले आपके परमार साहब, रवि परमार साहब। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो 1800 एसएम राजू तय करके जाते हैं, ये बढ़ा देते हैं 2000 कर देते हैं। जब हल्ला होता है तो फिर इसको ये 1800 कर देते हैं, लेकिन ये कर दिया जाता है। इसके अलावा फिर 6080 दूसरे सेकेंड राउंड में 6080 स्टूडेंट के लिए यही 1800 के औसत से फिर से इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, इसी सेम कंपनी को, और इसमें लगभग 1,09,44,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं एसएम राजू के दौरान। ये तो दो मैंने बताया इनके टाइम पे किया गया। इसके अलावा 2011 में भी इनके नाम पे एक हुआ है, श्री राम न्यू होराइजन कंपनी है, SRNH। इस कंपनी को इनके रहते हुए वहाँ पे उस समय ये सेक्रेटरी हुआ करते थे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के, तो वो इस पे साइन करती है। जो उस समय SPO जो होती स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर थी, वो थी देवेंजनी कार। वो एक वर्डिक्ट है इसमें, जो 15 मैंने बताया उसमें से एक देवेंजनी कार का भी है, उनका भी नाम है यहाँ पे। इनको भी प्रोसिक्यूट किया गया है, लेकिन परमार साहब को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया है। तो SPO जो थी उन्होंने 23 सितंबर 2011 को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और SPO को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद सेक्रेटरी को दिया जाता है। सेक्रेटरी ने इसके ऊपर 1 अक्टूबर 2011 को इसके ऊपर साइन कर दिया गया, और ये सेक्रेटरी बनते हैं 4 जुलाई 2010 को ये बनते हैं, और 1 अक्टूबर 2011 को ये साइन करते हैं, यानी घपला शुरू करते हैं। अब इसमें घपला क्या होता है? न्यू होराइजन जो SRNH कंपनी, उसको 3445 स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए, उनका एग्ज़ाम लेने के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और इसमें पार्टनर एग्ज़ाम देने के लिए IIIM को रखा जाता है, और ट्रेनिंग देने के लिए SRNH कंपनी को रखा जाता है, और SRNH को 62 लाख रुपए दिया जाता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं इसमें जो कि फंसे हुए हैं इस केस में, अगर एक एक करके डिटेल में जाएंगे तो। और इसमें तो ऐसा भी हुआ है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं तो एक महिला है इसी केस में, जिस महिले का डेथ अगर आप देखिएगा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 30 अगस्त 2013 को, और वो महिला का डेथ जो है वो बहुत पहले हो चुका है। उस महिला का नाम है रितु देवी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 30 नवंबर 2013 को, और इस महिला का डेथ हो चुका है 15 फरवरी 2012 को ही। इस तरह के ऐसे बहुत सारे इसमें घपले आपको साफ साफ दिखेंगे जो कि इस केस में किया गया है, लेकिन उसके बावजूद परमार साहब को BPSC का चेयरमैन बना दिया गया है। अब बिहार सरकार इसमें क्या रिप्लाई देती है, बिहार सरकार से रिप्लाई इस पूरे केस पे मांगा गया है, वो तो बिहार सरकार ही बताएगी कि बिहार सरकार क्या रिप्लाई देती है। लेकिन फिलहाल आप जाते जाते ये भी जान लीजिए कि परमार साहब बिहारी नहीं है, बल्कि ये गुजराती है। ये एक अलग ट्रेंड है कि बिहार में जो ज़्यादातर IAS अधिकारी जो सत्ता पक्ष के बहुत करीबी हैं, वो ज़्यादातर आपको बाहर के ही, बिहार के बाहर के ही दिख जाते हैं, चाहे वो KK पाठक हो या और भी लोग हों। लेकिन इनके ऊपर और भी बहुत सारे केसेस हो रखे हैं पहले भी। इसी बिहार में, इसी भागलपुर में इनके ऊपर एक केस हुआ था, जो कि आपका एक स्वास्तिक ट्रेडर 2022 में इनके ऊपर 3,84,00,000 रुपए का गबन था। इनका आरोप था इस कंपनी का, स्वास्तिक ट्रेडर का, कि इन्होंने पैसे ले लिए और इनका काम नहीं किया। हालांकि बाद में क्या इनके बीच में आपस में हुआ, बाद में कंपनी ने वो केस वापस ले लिया था। लेकिन ये और भी, ये कांडला एयरपोर्ट जो पोर्ट है, पोर्ट ट्रस्ट के में भी ये काम कर चुके हैं। वहाँ पे कांडला स्कैम हुआ था 1000 करोड़ का, तब भी ये वहाँ पे उसमें अपॉइंटेड थे। तो इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, हम जजमेंट नहीं दे रहे हैं, बट डूबियस है, और उसी डूबियस बहुत सारे एविडेंस के आधार पर ये केस किया गया है। हमने सोचा, हमने प्रयास किया कि आपको कुछ एविडेंस भी दे, हमने एविडेंस दिया। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।